एक ऐसी बेहद अजीब और डरावनी फिल्म है जिसे मेनलैंड में कोई बनाने की हिम्मत नहीं करता। यह घोस्ट क्वीन ली शिंगजे की सबसे बेहतरीन रचना भी है। इसे हांगकांग वर्जन ऑफ अ क्वाइट प्लेस घोस्ट ला कहा जाता है। मुसीबत शुरू हो चुकी थी। फिल्म की शुरुआत में एक औरत बाथरूम में अपना चेहरा धो रही होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई परछाई सी गुजरी। वह मुड़कर देखती है लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। जब वह सोचती है कि शायद उसे भ्रम हुआ है और फिर से चेहरा धोने लगती है, अचानक उसके पीछे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। क्विन डर जाती है। वह सावधानी से कमरे में घूमकर देखती है लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिलता। जब वह वापस बाथरूम लौटती है तो देखती है कि शॉवर हेड किसी ने खोल दिया है और बाथटब पानी से भर चुका है। फिर अचानक कांच के पीछे एक परछाई नजर आती है। क्विन का दिल जोर से धड़कने लगता है लेकिन जब वह ध्यान से देखने की कोशिश करती है वह परछाई गायब हो चुकी होती है। फर्श पर पड़ी लंबी बालों की एक लट जैसे कह रही हो कि जो कुछ हुआ वह भ्रम नहीं था। क्विन अभी संभली भी नहीं थी कि घर के फोन से अजीब सी चीखने की आवाज आने लगती है। लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी लेकिन क्विन डरने की बजाय और ज्यादा उत्साहित हो जाती है क्योंकि वह एक हॉरर उपन्यास लेखिका है और लंबे समय से उसे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी। इसलिए वह अभी हुई सारी घटनाएं अपने उपन्यास घोस्ट डिक्री में लिखने लगती है। तभी फोन फिर से बजने लगता है। यह जानने के लिए कि आखिर उसे कौन परेशान कर रहा है, वह स्पीकर ऑन कर देती है ताकि दूसरी तरफ की आवाज रिकॉर्ड कर सके। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि दूसरी तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज आएगी। क्विन डरकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। इस डर और रोमांच के एहसास के बीच वह कंप्यूटर पर लिखना जारी रखती है लेकिन तभी उसे दिखता है कि कूड़ेदान में पड़ी उसकी पुरानी फेंकी गई पांडुलिपियां अपने आप हिल रही हैं। वह झट से एक पन्ना उठाकर देखती है और चौंक जाती है कि आज रात जो कुछ हुआ वह सब कुछ उसी की पुरानी लिखी कहानी की घटनाएं थी। उसके बोलते ही दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। वह तुरंत दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा है। वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर से साथ होने की बात करता है। दोनों पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन यह आदमी पैसों की वजह से क्विन को छोड़कर किसी और महिला से शादी कर लिया था। अब वह हाल ही में तलाक लेकर दोबारा उससे प्यार का नाटक कर रहा था। कह रहा था कि वह उसे कभी नहीं भूल पाया लेकिन क्विन वापस जाना नहीं चाहती थी सो उसने साफ मना कर दिया। घर लौटते वक्त क्विन ने हवा में अजीब सी लाल चमक देखी जो नीचे पड़ी चीजों को खींच रही थी। अगले ही पल वह लाल चमक गायब हो गई। क्विन जल्दी से घर लौटी और इस घटना को भी अपनी कहानी में लिख दिया। उत्साह से भरी क्विन अब चाहती थी कि कहानी में लाल रोशनी देखने के बाद एक लिफ्ट वाला सीन भी जोड़े लेकिन वह उस सीन की कल्पना नहीं कर पा रही थी तो उसने उसे डिलीट कर दिया। अगले ही पल क्विन को चक्कर आने लगा और वह वही मेज पर सिर रखकर सो गई। जब वह उठी तो देखा कि हटाया हुआ सीन फिर से कहानी में वापस आ गया है। यह देखकर उसकी प्रेरणा और बढ़ गई। वह तुरंत बाहर निकलकर लिफ्ट में जाती है ताकि खुद अनुभव करके कहानी लिख सके। जब वह अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में पहुंचती है तो सच में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जब लिफ्ट नीचे जाकर 7वीं मंजिल पर पहुंचती है लिफ्ट अपने आप खुल जाती है लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह जितनी बार बंद करती दरवाजे खुद ही फिर खुल जाते। फिर भी क्विन डरती नहीं है। वह तो बाहर सिर निकालकर चारों ओर देखने भी लगती है। उसे एक पीली पड़ी सफेद चेहरा लिए एक छोटी लड़की दिखती है जो सीधी उसे घूर रही होती है। क्विन का शरीर कांप उठता है फिर भी उसने विनम्रता से उस लड़की और बूढ़ी औरत को लिफ्ट में अंदर आने दिया। जब वे पहली मंजिल पर पहुँचे वह छोटी लड़की क्विन के पीछे उछलती कूदती बाहर आ गई लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों क्विन की हैरान निगाहों के सामने बेसमेंट फ्लोर की तरफ चली गई लेकिन इस बिल्डिंग में कोई बेसमेंट फ्लोर था ही नहीं। अपनी आंखों के सामने भूत देखकर क्विन डरकर भाग पड़ी लेकिन जब वह बिल्डिंग के बाहर पहुंची उसके सामने का दृश्य बिल्कुल अनजान था। यह जगह शहर जैसी बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि किसी और ही समय और दुनिया जैसी लग रही थी। और इसके बाद असल हाई वोल्टेज सीन शुरू होने वाले थे। अचानक असंख्य लाशें बारिश की तरह आसमान से जमीन पर गिरने लगी। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर क्विन बुरी तरह कांपने लगी लेकिन और भयानक यह था कि वे सारी लाशें अचानक खड़ी हो गयी। जब उनमें से एक लाल कपड़े पहनी बिना चेहरे वाली औरत उसे उंगली से इशारा करती है तो सारी लाशें एक साथ भटकी आत्माओं की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। डरी हुई क्विन बिना सोचे समझे सड़क पर दौड़ने लगती है। काफी मशक्कत के बाद वह इन आत्माओं से पीछे छूट पाती है लेकिन सामने का नजारा उसे फिर से निराश कर देता है। सड़क के अंत में गहरी खाई थी। पीछे से भूत जल्दी ही पकड़ लेने वाले थे तो क्विन तेजी से मुड़कर पास की एक छोड़ी हुई बिल्डिंग की गली में घुस जाती है। अंदर गई तो पता चला कि दो छोड़ी हुई इमारतों के बीच घनी सीढ़ियों का एक झरना सा बना हुआ था और नीचे था अनंत गहरा अंधा कुआं। क्विन को ऊंचाई से डर लगता था। वह सीढ़ी पर कदम रखते ही पीछे हट गई। वह वापस लौटकर कहीं और छिपना चाहती थी लेकिन पीछे वाले भूतों ने उसे मौका नहीं दिया। जैसे ही वे फिर से उसके पीछे पहुंच गए क्विन मजबूरी में डरते डरते सीढ़ियों पर कदम रखकर सामने की तरफ बढ़ने लगी। उसे पता नहीं था कि वहाँ भी बहुत से भूत उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन उनमें फर्क यह था कि इस तरफ के भूत कमरों में बंद थे और बाहर नहीं आ सकते थे। वह भले ही क्विन को देख ले वे बस खिड़कियों पर हाथ मारकर अपना गुस्सा निकालते थे। काफी मेहनत के बाद जब क्विन उस गली से बाहर निकली तो सामने का नजारा फिर बदल चुका था। उसके सिर के ऊपर एक समुद्री डाकुओं का जहाज झूले की तरह हिल रहा था। नीचे एक छोटी फेरिस व्हील अपने आप घूम रही थी। क्विन समझ नहीं पा रही थी कि आवासीय इमारत में ये सब झूला झूली कैसे हो सकते हैं। उसे यकीन था कि असल दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं होता। उसी समय आगे
चलते चलते एक बूढ़े आदमी की पीठ ने उसका ध्यान खींचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह कोई उसकी तरह सामान्य इंसान भी मिलेगा, पर जैसे ही वह उस बूढ़े के सामने पहुंची, उसने साफ कह दिया कि वह इस जगह की नहीं है और उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। फिर क्विन की उलझी नजरों के सामने वह बूढ़ा अपनी जेब से कुछ मुड़ी तुड़ी पांडुलिपियां निकालता है। वह बूढ़ा बताता है कि यह जगह घोस्ट रील है, एक त्यागा हुआ संसार, मनुष्यों द्वारा बनाई गई पर छोड़ी गई हर चीज यहीं आकर जमा हो जाती है। इसमें क्विन द्वारा कूड़ेदान में फेंकी गई पांडुलिपियां भी शामिल थी, लेकिन क्विन उससे पूछ पाती कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इससे पहले ही चारों तरफ की चीजें धीमे धीमे गायब होने लगी। बूढ़े ने उसे चेतावनी दी कि उसे तुरंत निकलना होगा, वरना वह हमेशा के लिए इस दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। क्विन भागने ही वाली थी कि अगले ही पल वह खुद को एक जंगल में पाती है। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। उसके सामने खड़े पेड़ों पर कई लटकी हुई लाशें झूल रही थी। क्विन सांस रोककर धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे पता नहीं था कि वे लाशें धीरे धीरे उसके पीछे उतर रही थी। जब क्विन को कुछ गलत महसूस हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ की लाशें उसे घेरकर बीच में खड़ा कर लेती हैं। लेकिन अजीब बात यह कि उन्होंने क्विन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मुंह खोलकर उसके ऊपर चीखने जैसी कर्कश आवाजें निकाल रही थी। उसी वक्त पास से अचानक अजीब सी मशीन जैसी आवाज आई, जिससे वे सारी लाशें डरकर चारों तरफ भाग गयी। क्विन को लगा होगा कि कोई और ज्यादा खतरनाक चीज आ रही है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला तो बस एक लाल कपड़े पहनी लकड़ी के घोड़े पर बैठी छोटी लड़की थी। छोटी लड़की ने हंसते हुए क्विन को भी अपने साथ लकड़ी के घोड़े पर बैठने का न्योता दिया और उसे खुशी खुशी फंदे पर लटके भूतों के घेरे से बाहर ले गई। इसके बाद दोनों एक छोटे से पेड़ के खोखले रास्ते में घुस गयी और एक काले अंधेरे सुरंग से गुजरकर छोटी लड़की के अड्डे पर पहुंच गयी। यह जगह पुराने टूटे फूटे खिलौनों से बनी एक अजीब लेकिन सुंदर दुनिया जैसी थी। छोटी लड़की ने बताया कि वह भी उस बूढ़े आदमी की तरह एक ऐसी इंसान है जिसे असल दुनिया ने भुला दिया, इसलिए उसे जिंदगी भर यहीं रहना होगा। लेकिन क्विन उससे अलग है। अगर वह कहानी में बताए गए अंतिम स्टेशन को ढूंढ ले तो उसके पास असल दुनिया में लौटने का मौका अभी भी है। फिर लड़की उसे लेकर उस शख्स के पास गई जो अंतिम स्टेशन का रास्ता जानता था। अनुमान के विपरीत वह वही बूढ़ा आदमी निकला। उनकी बात सुनकर वह अपनी बुकशेल्फ से एक पुरानी किताब निकालता है जिसमें अंतिम स्टेशन तक पहुंचने का नक्शा बनाया हुआ था। उसने चेतावनी दी कि अंतिम स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। फिर उसने दोनों को परीक्षाएं पार करने का गुप्त मंत्र दिया। रात का फूल, हरी टहनी, साफ रास्ता, चल सकने योग्य, टूटा चांद, काला जमीन, आसमान जमीन फीके, 6 मूल जड़े, जमा हुआ यकृतदान। जाते समय बूढ़े ने उसे बहुत सारे साफ रास्ते थमा दिए और कहा कि आगे यह काम आएंगे। लेकिन उस समय क्विन को पता नहीं था कि पहली परीक्षा नया ब्रिज थी। जो भी इंसान दुनिया में लौटना चाहता है उसे इस भूतों से भरे पत्थर के पुल से गुजरना होता है और इस दौरान सांस तक बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना भूत उसे जिंदा ही निगल लेंगे। क्विन और छोटी लड़की सावधानी से कई भूतों को पार करती गई, लेकिन पुल का बीच वाला हिस्सा पहले से ही टूटा हुआ था, तो उन्हें पास में तैर रहे पत्थरों पर कदम रखकर आगे बढ़ना पड़ा। अचानक क्विन का पाँव फिसल गया। हालांकि वह पुल से नहीं गिरी, लेकिन डर में उसके मुंह से एक सांस बाहर निकल गई। उसने तुरंत अपना मुंह नाक दबा लिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भूतों को महसूस हो गया कि वह इंसान है, भूत नहीं। वे सब एक साथ दोनों को घेरने लगे। क्विन जानती थी कि यह वीरता दिखाने का समय नहीं है, इसलिए वह झट से पास के एक सूखे कुएं में कूद गई। कुएं की दीवारें पूरी तरह लाल रंग की थी और हवा में अनगिनत छोटे लाल कण तैर रहे थे। उसने एक कण उठाकर हाथ में दबाया, आंखों के सामने लाकर देखा। वह एक अधूरा मानव भ्रूण था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, भ्रूणों की संख्या बढ़ती गई। कुछ तो बच्चे जैसे आकार के भी थे। जो क्विन भूतों के सामने शांत रह सकती थी, वह भी इस दृश्य से इतनी डर गई कि एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। खुशकिस्मती से छोटी लड़की समय पर सुरंग के मुहाने पर आ गई। उसके हौसले से क्विन ने हिम्मत जुटाई और उस डरावनी जगह से बाहर निकल पाई। इसके बाद दोनों काफी देर तक चलती रहीं और एक ऐसी जगह पहुंची जहां ढेर सारी जंगली फूल खिली थी। क्विन को बूढ़े आदमी का दिया मंत्र याद आया, तो वह छोटी लड़की के साथ कई जंगली फूल चुनने लगी। जब वे जमीन पर लेटकर आराम कर रही थी, क्विन को हमेशा लगता रहा कि उसने छोटी लड़की को पहले कहीं देखा है। लड़की के नाम न होने पर क्विन ने उसका नाम शाओरू रख दिया। शाओरू को यह नाम बहुत पसंद आया और वह खुशी खुशी क्विन के साथ आगे बढ़ने लगी। रात होने पर दोनों एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गयी, लेकिन यहाँ दफन लोग ताबूत में नहीं लेटे थे, बल्कि कब्र के पत्थरों से टिके हुए बैठे थे, दिखने में बहुत डरावने। उन्हें देखते ही यह सारे भूत अपने हाथ फैलाकर उनकी ओर आने लगे। तभी दोनों को समझ आया कि जंगली फूल ही पार करने की फीस है। जिन्हें फूल मिलते वे भूत उन्हें जाने देते, लेकिन यहाँ भूत बहुत ज्यादा थे और उनके पास फूल कम। जिन भूतों को फूल नहीं मिले, वे गुस्से में दोनों को घेरने लगे। खतरे की घड़ी में आछुन को बूढ़े द्वारा दी गई पैसों की गठरी याद आती है। वह जल्दी से पैसे ऊपर हवा में उछाल देता है। भूत पैसे लूटने में लग जाते हैं और दोनों उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वे एक लाल रोशनी से भरी जगह पर पहुँचते हैं। मंत्र अनुसार यही चांदकमी लाल भूमि थी। इससे आगे बिना जड़ वाली घास मिल जाएगी और वहाँ अंतिम स्टेशन होगा। लेकिन जैसे जैसे वे स्टेशन के करीब पहुँचते हैं, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है और भूत होने के कारण शाओरू बेहद कमजोर पड़ने लगती है। फिर भी वह आछुन को मदद करने की जिद करके साथ चलती रहती है। आखिरकार वे उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वह बिना जड़ वाली घास
उगती है। यही था अंतिम स्टेशन। तभी पीछे की चट्टान से अचानक भूतों का एक बड़ा झुंड प्रकट होता है, जिसे एक बिना चेहरे वाली महिला भूत लीड कर रही थी। वह आछुन पर झपटती है, लेकिन ठीक उसी समय सारी भूतें हवा में ठहर जाती हैं। श्याओरू बताती है कि उसकी कहानी यहीं खत्म होती है, इसलिए वे आगे नहीं आ सकती। अब जब आछुन जाने वाली थी, श्याओरू आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज बताती है। उसकी कहानी सुनकर आछुन की दुनिया हिल जाती है। सालों पहले जब उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया था, वह गर्भवती थी, पर वह उस आदमी का बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने अजन्मे बच्चे को गिरवा दिया। उसे पता नहीं था कि वही बच्ची आज उसके सामने खड़ी श्याओरू है। श्याओरू इसलिए चुप रही ताकि देख सके कि क्या उसकी माँ उसे पसंद करती है। कुछ दिन साथ रहने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ उसे प्यार करती है। बस अफसोस कि समय बहुत कम था। अचानक अंतिम स्टेशन से तेज सफेद रोशनी निकलती है। आछुन को पता चल जाता है कि अब उसे जाना होगा। वह श्याओरू को साथ ले जाना चाहती थी, पर वह भूत होने के कारण असल दुनिया में नहीं जा सकती। तेज हवा चलती है और श्याओरू गायब हो जाती है। आछुन भारी मन से उस दुनिया को छोड़ देती है जिसे उसने कभी खुद छोड़ दिया था। यह फिल्म भले डरावनी हो, पर इसकी कहानी बेहद भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। हम जो कुछ भी रखते हैं, चाहे जैसा भी हो, वह अनोखा और अमूल्य है, और उसे खो देने के बाद पछताना बेकार है। हम अगली बार मिलते हैं।